आई डोंट नो मुझे इस बात को कैमरे पे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो रिसोर्स बच्चों के लिए अवेलेबल हो, बच्चों के सिलेक्शन में उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मैं नीट यूजी के लिए एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाता हूँ, जहाँ पे हम लोग भी सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद अभी खूब सारे मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों की। एंड जब हम मॉक टेस्ट बनाते हैं तो मेरे पास तो बहुत छोटी टीम है, 18 लोगों की टीम है, और हम जब मॉक टेस्ट बनाते हैं तो हम बड़े प्लेयर्स या बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे एलन के बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, आकाश के बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, नीट प्रेप के टेस्ट सीरीज, न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज, नारायणा के एसआरजी बैचेस, चैतन्या के कुछ सर्टेन टेस्ट सीरीज, मोशन के कुछ टेस्ट सीरीज, इन सब के एमालगमेशन से ही हम अपनी टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो हमें दो चीजों का सौभाग्य प्राप्त होता है। पहला कि मैं थरोली इन सभी के टेस्ट सीरीज के पेपर से एक्वेंटेड रहता हूं कि वो कैसा पेपर बना रहे हैं। दूसरा कि आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेस्ट मिल जाता है, और मैं नीट यूजी के बच्चों के साथ भी बहुत कोऑर्डिनेटेड में रहता हूं, क्योंकि बच्चे 24 घंटे मेरे पास ही रहते हैं। तो इससे मुझे उनके अप्रोच और दिक्कतों का भी पता चलता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज पे बात करना चाहता हूं कि अभी जो बच्चे नीट का जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है। आइए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो बच्चे अभी फेस कर रहे हैं कि जो नीट यूजी का टेस्ट पेपर ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं वो एक बैलेंस टेस्ट पेपर नहीं है। ठीक है, उनका भी दावा सही है कि कौन सा एनटीए बैलेंस टेस्ट पेपर बनाता है, बिल्कुल सही बात है, बट प्रॉब्लम इससे क्या होता है वो मैं समझाता हूं। ठीक है, नीट 2024 तक जितने भी मॉक टेस्ट बनते थे वो एक ढर्रे पे बनते थे कि पेपर जो है आपका वो इजी टू मॉडरेट होता था, है ना। कुछ पेपर थोड़ा लास्ट ईयर नीट प्रेप ने थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था और उस पर उनको थोड़ा ट्रोल भी करना पड़ा था लोगों को, है ना। तो बट आइडियली नीट 2025 में वैसा ही पेपर आ गया तो नीट प्रेप की वाहवाही हो गई थी। ठीक है, तो तभी क्या था कि आपको पता था कि एक फिक्स पैटर्न पे पेपर आता था, बच्चे उसी तरीके से तैयारी करते थे, और जो एक क्यूमुलेटिव उनका स्कोर बनता था उस स्कोर के बेसिस पे उनको पता था कि हाँ ठीक है, मेरे 640 से ज्यादा आ रहे हैं तो मैं सेफ हूं, 640 से कम आ रहे हैं तो मैं अनसेफ हूं। बट नीट 2025 में एनटीए ने धप्पा कर दिया, है ना, कि पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट बना दिया, स्पेशली फिजिक्स का। बायो का पेपर फिर भी ठीक था, लेंदी था बट ठीक था। तो अब नीट 2025 का जब पेपर बन रहा है तो रैदर देन मेकिंग अ बैलेंस पेपर, ज्यादातर जगह स्पेशली बायोलॉजी में मैं ये देख रहा हूं कि होड़ लग गई है कि एनसीईआरटी में कहां से घुसा हुआ कौन सा लाइन है उससे हम पेपर बनाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। बट उसका एक ड्रॉबैक है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। गुड थिंग ये है कि ठीक है, जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हो तो तुम्हें पता चल गया, हाँ ठीक है, लाइनस पॉलिंग जैसा भी कोई साइंटिस्ट का नाम था, है ना। हाँ ठीक है, मेल्विन केल्विन के साथ किसी और ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। हाँ ठीक है, हमको ये पता है नेचुरल किलर सेल एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है ना। बहुत सारे ऐसे हिडन एनसीईआरटी लाइन है जो हम एड्रेस कर लेते हैं टेस्ट की मदद से। बट एक जो दिक्कत ये आता है कि जब हमारा ज्यादातर फोकस इसी पे रहता है तो जो ऑब्वियस 85 टू 90% पेपर मेरा आने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका रिवीजन कैसे होगा। तो इस चीज को मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहता हूं कि ठीक है, हमें अगर 180 क्वेश्चन बायोलॉजी का है तो कुछ बैलेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि बच्चों के हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। कैसा बैलेंस है? बैलेंस ये कि सबसे पहले कि अगर मान लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात हम देंगे। ठीक है, डायग्राम है, बिल्कुल सही बात हम देंगे। असर्शन रीजन है, बिल्कुल सही बात हम देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात हम देंगे। ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात हम देंगे। सब कुछ सारा तरह के क्वेश्चन हम देंगे। बट हम जब टॉपिक चूज करेंगे तो इट शुड इंक्लूड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे सवाल होना चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर पे सवाल होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर पे सवाल होना चाहिए, C3 C4 साइकिल पे सवाल होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से सवाल होना चाहिए ताकि बच्चे उनका रिवीजन कर पाए। एंड आउट ऑफ दिस 180 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप ऐसे रख लो जो आप हिडन एनसीईआरटी लाइन या बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके थोड़ा बहुत या ट्विस्टेड
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल के आप या लेंदी क्वेश्चन बना के आप इसको दे पाए। तो ये पहला एड्रेसल होना चाहिए व्हाइल मेकिंग एनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम भी इनफैक्ट एज अ कोचिंग शूट हम भी क्या करते हैं कि हम भी बहुत सारे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं अलग अलग तरह का। कुछ क्वेश्चन हमारा इजी टू मॉडरेट है, कुछ हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, और कुछ हमारा पेपर थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा ही पेपर होना चाहिए फ्रॉम वेरिंग डिस्पैरिटी, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो पाओ कि पेपर चाहे कैसा भी हो, नीट 2025 जैसा धप्पा आपके साथ नहीं हो। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि बच्चे जो घर पे टेस्ट सीरीज लेके दे रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज नहीं करते, तो उनको रैंक का पता नहीं चल पाता। तो जो बच्चे होम टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं उनको यह नहीं पता कि उनके मार्क्स पे क्या रैंक आएगा। अच्छा देखो, मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं उन सबका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मार्क्स वर्सेस क्या रैंक होगा ये उनको नहीं पता, या कट ऑफ क्या होना चाहिए ये इनको नहीं पता है। तो पेपर एनालाइज करके ये जज नहीं कर पाते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, यही जो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि बच्चों को ना मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं आया है अभी तक। इस पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी तक का जो आपके एंड से गलत हो रहा है, ठीक है। क्या होता है सर, पहले एनालिसिस का मतलब समझो, ठीक है। हम क्या हो रहा है, जो भी बच्चे ने अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको है कि मैं पूछूंगा सर आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो बोलेंगे सर अभी रिवीजन नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं पूछूंगा भैया रिवीजन कैसे कर रहे हो, तो अच्छा सर हम चैप्टर वाइज अभी 11th का रिवीजन स्टार्ट किया, अभी 12th का रिवीजन स्टार्ट किया, तो भाई तुम्हारे टेस्ट देने का क्या फायदा हुआ। मॉक टेस्ट इज योर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अगर मैं अपना ब्लड टेस्ट करा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तो मैं आयरन की दवाई खाऊंगा ना, मैं पूरा मल्टीविटामिन पैनल थोड़ी खा लूंगा। तो वही चीज आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस में करो। इसमें मेरी बात मानो, सिंपल, ठीक है। अभी आप ऑन एन एवरेज कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, 25 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप ये जो 25 मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप इसको दीजिए, मतलब ऑलमोस्ट तुम हर ऑल्टरनेट डे या डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। इससे ज्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, यू आर ओवर डूइंग इट, ठीक है। मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम आएगा और तुमको क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर मान लो कि तुम मॉक टेस्ट एनालिसिस की बात कर रहे हो तो सिंपल है कि तुम कुछ चीजों पे मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। पहला कि टाइम, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक इंस्टेंस बताता हूं, हमने अभी मॉक टेस्ट दिया, तो मैं ज्यादातर बच्चों से पूछता था कि अच्छा तुमने मॉक टेस्ट दिया तो क्या दिक्कत हुआ, बोला सर टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मॉक टेस्ट में 3 घंटे के बदले 3.5 घंटे का पेपर दे दिया, सेम मॉक टेस्ट, ठीक है। मैंने रैंडमली बोल दिया कि ठीक है आज तुम 3 घंटे नहीं, आज तुम 3.5 घंटे में पेपर सॉल्व करो। गेस व्हाट, जितने मार्क्स उन बच्चों के आते थे उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो उनको लग रहा था टाइम का इश्यू था, बट क्या एक्चुअली टाइम का इश्यू था, नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मुझे क्वेश्चन आता था या मुझे टाइम की वजह से मैंने उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। अगर टाइम का इश्यू है तो सिंपल उसका सॉल्यूशन है कि आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपके थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। बायोलॉजी में टाइम का इश्यू है तो स्टेटमेंट और असर्शन रीजन ज्यादा करो, ठीक है। हर चैप्टर का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन ज्यादा करो, ठीक है। फिजिक्स में अगर क्वेश्चन का दिक्कत हो रहा है तो अगेन आप यहां पे जो आपके न्यूमेरिकल वाले सवाल है ना, जो मैथमेटिकल सवाल है उस पर ज्यादा काम करो, ठीक है। सेम अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है तो स्टेटमेंट और असर्शन रीजन ज्यादा करो, एंड अगर फिजिकल है तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करो। एंड डेली का टारगेट आप 200 क्वेश्चन, ठीक है, एंड 250 मतलब आपका 2.5 आवर्स, ठीक है। ये टारगेट लेके थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे तो तुमको ये वाला प्रॉब्लम, टाइम वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लोग एनालिसिस करते हैं कि मुझे कुछ कुछ चीज है, क्या भैया मुझे फैक्चुअल चीज पता नहीं था, ठीक है। अब होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, हाँ ठीक है मॉर्फोलॉजी में मुझे एस्टिवेशन का एग्जाम्पल नहीं आता, ठीक है। अब मान लो मुझे वो एग्जाम्पल याद नहीं है तो मैं पहले चेक करूंगा क्या मुझे उस चैप्टर के बाकी एग्जाम्पल्स याद है कि नहीं है, तो मॉर्फोलॉजी के जितने एग्जाम्पल है उसको मैं लिख लूंगा और उस दिन का टारगेट रहेगा मैं उसको याद करूंगा, ठीक है। तो अगेन
तब आपका जाके पूरा टॉपिक खत्म होगा। उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप सिर्फ पढ़ के चले जाते हो, दैट इज नॉट द करेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तीसरा गलती आप करते हो कि भैया कॉन्सेप्चुअल एरर है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एरर में क्या है? कॉन्सेप्चुअल एरर इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ एरर। ठीक है, क्योंकि यहां पे तुमको पूरा उसका थ्योरी पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, और प्लस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। जैसे पेडिग्री एनालिसिस में मुझे दिक्कत है, जब तक मैं थ्योरी करके उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक वो कॉन्सेप्चुअल एरर मेरा फिक्स नहीं होगा। और इन सबको एक जगह आपको समेट के रखना है। एंड चौथा एरर होता है आपका, दैट इज अ सिली मिस्टेक। अब बहुत बच्चा है, क्या होता है, ब्रेन फॉग की वजह से बहुत बच्चा बोलता है सर मुझे इनकरेक्ट नहीं दिखा, मुझे करेक्ट नहीं दिखा। ऑटो करेक्ट कर लेता है ब्रेन, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते। तो सिली मिस्टेक सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है 4 आवर का शिफ्ट रखो प्रैक्टिस का। 3 घंटे जब तुम पेपर सॉल्व करते हो, 3 घंटे के शिफ्ट में ही बैठते हो, तो तुम्हारा मैक्सिमम एबिलिटी 3 घंटे तक रहता है और ब्रेन की एजिलिटी 3 घंटे तक थी। तो यहां पे तुम 4 घंटे का शिफ्ट रखो और ब्लेंड करो कि जैसे पूरा बायो तुम पहले सॉल्व करते थे, पूरा केमिस्ट्री फिर करते थे, फिर फिजिक्स करते थे, फिजिक्स तक आते तुम्हारा दिमाग भसिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज करने के बजाय तुम सीक्वेंस में करो। मतलब मैंने पहला 45 क्वेश्चन बायो का कर लिया, फिर फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर केमिस्ट्री कर लिया, फिर ये कर लिया। तो ये जो बच्चे सिली मिस्टेक कर रहे हैं उनको इस तरह का प्रैक्टिस अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज आप सीखिए कि तुक्का कैसे मारते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ये अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में काम नहीं करेगा। इट इज एन आर्ट और ये 20 नंबर आपका बनाता है। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि पहले और दूसरे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देंगे सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 था कि जो पेपर की डिस्पैरिटी वाले पेपर्स आप दे रहे थे उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। मैं आपको 10 नीट रेप्लिका मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, अब ये मैं दावा कहीं से नहीं कर रहा हूं कि मेरे मॉक टेस्ट से ही पेपर आएगा, नहीं। मैं 10 बैलेंस्ड पेपर आपके लिए बनाना चाहता हूं। ठीक है, एंड मैं बहुत ओपनली बता रहा हूं, हम जो क्वेश्चन डालेंगे वो इन्हीं सब टेस्ट सीरीज के बीच का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 10 नीट रेप्लिका मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ टेस्ट पेपर देने से तुम्हारा काम नहीं होगा। ठीक है, अब टेस्ट पेपर बनाने के बाद तुम टेस्ट दो। ठीक है, अब बोलोगे सर ये पेड है या फ्री है? ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि भैया मैं कौन सा खुद से बना रहा हूं, मेरा कौन सा कॉस्ट लग रहा है, तो ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। तो प्लीज अभी अगले 30 दिन के लिए इसका नोटिफिकेशन ऑन रखना। ठीक है, अच्छा, इस 10 रेप्लिका मॉक टेस्ट बनाने पे हम मॉक टेस्ट के ऊपर ही बाद में जब आंसर की और सॉल्यूशन देंगे इसका सेफ स्कोर स्लैश रैंक बना देंगे। ठीक है, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए इसका, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या रेंज होगा रैंक का। ठीक है, बेस्ड ऑन द पेपर इवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम इसकी एनालिसिस यूट्यूब पे कराएंगे विद शेड्यूल। ठीक है, पूरा शेड्यूल आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 31 ऑफ मार्च को आपका पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद 1 को या उसी दिन रात में इसका हम एनालिसिस यूट्यूब करें। तो एनालिसिस देखे तुम एग्जामिनर्स का अप्रोच समझो, पेपर से क्या पूछना चाहता था, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता, तो उससे तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। एनालिसिस का यह मतलब कदापि नहीं होता कि तुम्हें सॉल्यूशन आता है या नहीं आता, तुम सॉल्यूशन गूगल कर सकते हो, नहीं। टीचर उस पेपर को कैसे अप्रोच करता है उसका मतलब ये होता है। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके लिए हम एक टूल भी आपके लिए बना रहे हैं बहुत जल्दी, जिसका बीटा वर्जन हम लॉन्च करेंगे। मतलब जहां पे आप कोई भी मॉक टेस्ट अपलोड कर दो। ठीक है, वी आर बिल्डिंग अ एआई मॉडल जो उस मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करेगा इजी मीडियम डिफिकल्ट के बेसिस पे, एंड उसके बेसिस पे आपका स्कोर आप बताएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट स्कोर वो आपका रैंक प्रेडिक्ट करेगा। तुमको दुनिया भर के रैंक प्रेडिक्टर दिख रहे होंगे, जहां पे तुमसे पूछ लेगा तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्कोर क्या है, उस पर डायरेक्टली रैंक बताता है। बट भाई पेपर देखो ना कैसा पेपर है, उसके बाद रैंक बताओगे ना, ऐसे थोड़ी बता दोगे। ठीक है,
तो दिस वी आर डूइंग। तो ये बस हम बीटा वर्जन लॉन्च कर पा रहे हैं क्योंकि उतना बड़ा सर्वर मेरे पास है नहीं। तो जो भी बच्चे इसको, इस टूल को अवेल करना चाहते हैं, मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, ठीक है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि आपको उसका एपी के लिंक, एप्लीकेशन लिंक और बीटा वर्जन मिल जाए, ठीक है। ये अभी 3 दिन लगेगा इसको, ये हम लोग 5 मार्च को रोल आउट करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। ये चीज हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को एड्रेस कर दिया है। नीट 2026 एग्जाम में और भी क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास लाना चाहता हूं। मुझे वो नहीं करना जो भेड़ चाल में दुनिया रिवीजन करा रहा है, मैं वो नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको एक 30 डे रिवीजन शेड्यूल भी दूंगा, है ना, कि क्या तुमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है, ठीक है, कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो इस 30 डे के रिवीजन शेड्यूल में कि हाँ भैया ये चीजें आपको करनी चाहिए, मतलब दीज आर मस्ट डू थिंग्स एंड दीज आर गुड टू डू थिंग्स। तो आपके जो भी सवाल हैं उस सवाल को हम एड्रेस करते हैं। एंड अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मैं एक करियर काउंसलिंग वेबिनार भी कराना चाह रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में देखो कितने बच्चे वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं, तो हम वो वेबिनार भी आपके लिए करा देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों की है। एंड मेरे लिए कुछ मैसेज है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।